यूं ही दबंगई नहीं दिखा रहा चीन। महामारी के बीच सीमा पर चीन की आक्रामकता के पीछे हैं आर्थिक कारण। अब से कोई 65 साल पहले चीन और रूस की कम्युनिस्ट पार्टियों के बीच शुरू हुई ग्रेट डिबेट का मुख्य मुद्दा किसी और देश में हस्तक्षेप ही बना था। रूसी हुकूमत द्वारा समाजवादी देश हंगरी में तख्ता पलट को चीनियों ने अपने ऊपर खतरे की तरह लिया और यहीं से चीनी कम्युनिस्ट पार्टी का यह सिद्धांत सामने आया था कि इरादा नेक हो तो भी एक देश को दूसरे देश में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। इसके कुछ ही समय बाद 1962 में चीन की फौजें भारतीय इलाकों में घुसी तो रूस को चीन पर चढ़ने का मौका मिल गया। तनाव बढ़ा तो जल्द ही यालू नदी के तटों पर दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने आ गईं। दुनिया की कम्युनिस्ट एकता हमेशा के लिए टूट गई और दोनों समाजवादी देश हर अंतर्राष्ट्रीय मामले में परस्पर विरोधी रुख अपनाने लगे। 1970 के दशक के अंतिम वर्षों में तंग शाओपिंग ने चीन की सत्ता संभाली तो उन्होंने माओ त्से तुंग के दौर की आक्रामकता को पीछे रखकर चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के उसी अहस्तक्षेप वाले अंतर्राष्ट्रीय सिद्धांत पर बल दिया और दुनिया के हर देश से बनाकर चलने की अपील की। राजीव गांधी की चीन यात्रा के समय बोला गया उनका ये वाक्य आज भी अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में एक मानक माना जाता है। हमारी पीढ़ी ने अपनी बुद्धि भर कोशिश कर ली लेकिन आपस का सीमा विवाद हम नहीं सुलझा पाए। फिर क्यों ना इस काम को अगली पीढ़ियों पर छोड़ दें और अपना ध्यान व्यापार पर लगाएं, जिसके लायक बुद्धि हमारे पास है और जिसे लंबे समय तक हम करते रह सकते हैं। इसी समझ के साथ तंग शाओपिंग ने अपने बाद के नेतृत्व की जो 2 पीढ़ियां तैयार की थीं, वे 2012 में हुए चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के अधिवेशन में अतीत का अंग बन गईं। इन दोनों पीढ़ियों के सिद्धांतकार च्यांग शेमिन थे, जिनकी ख्याति तंग के उस सूत्र वाक्य के अनुसरण से जुड़ी थी कि बिल्ली जब तक चूहे पकड़ती रहे क्या फर्क पड़ता है कि वो काली है या सफेद। यानी पूंजीवाद बनाम समाजवाद की बहस में पड़ने से ज्यादा जरूरी है चीन और चीनी जनता का फायदा। लेकिन चीन में उनके खेमे को जल्द ही शंघाई क्लिक कहा जाने लगा। शुद्ध हिंदी में कहें तो शंघाई वालों का गिरोह। 2002 से 2012 के बीच हु चिनथाओ के नेतृत्व वाली अवधि में चीन के शीर्ष कम्युनिस्ट नेताओं के बीच भ्रष्टाचार के कुछ बड़े मामले पकड़े गए। नतीजा ये कि सैद्धांतिक बहसों को पीछे रखने वाली तंग लाइन का बिस्तरा गोल हो गया। पिछले 8 वर्षों से चीन के शीर्ष पर विराजमान शी चिनफिंग सारी निरंतरता के बावजूद पीछे के दोनों विराट चीनी कम्युनिस्ट नेताओं माओ त्से तुंग और तंग शाओपिंग से सिद्धांत और व्यवहार दोनों में बुनियादी तौर पर अलग हैं। निजी बात करें तो शी खुद माओ की पीढ़ी के एक बड़े राजनेता और लाल फौज यानी रेड आर्मी के खास कमांडर के बेटे हैं। लेकिन 1960 के दशक में चली सांस्कृतिक क्रांति के दौरान उनके पिता को पूंजीवाद का एजेंट कहा गया और बतौर सजा गांव में काम करते हुए उनकी मृत्यु हो गई। बचे शी तो उन्हें कोई सजा नहीं मिली, लेकिन एक संदिग्ध छात्र नेता के रूप में वे भी लंबे समय तक गांव में काम करते रहे। इस पृष्ठभूमि के चलते पुराने कम्युनिस्टों, ग्रामीण आबादी और फौज में शी चिनफिंग का काफी प्रभाव है। उनकी पत्नी चीन की एक लोकप्रिय गायिका है। अपनी चीन यात्रा में मैंने पाया कि चीनी फौज के लिए गाए गए उनके गानों का जिक्र लोग बातचीत में मुहावरे की तरह करते हैं। कहा जा सकता है कि तंग शाओपिंग के बाद चीनी फौज के साथ इतना ज्यादा रब्त जब्त चीन के किसी भी शीर्ष नेता का नहीं रहा। रही बात शी के विचार तत्व की, तो शुरू में उन्हें चीनी राजनीति में सिद्धांत की वापसी और अरसे बाद वर्गीय शब्दावली के इस्तेमाल के लिए जाना गया। लेकिन इसका यह अर्थ कतई नहीं है कि चीनी समाज में घूमते टहलते आपको कहीं भी वैचारिक बहसें चलती हुई दिख जाएंगी। जमीनी तौर पर वहां भी लोगों में वैसा ही राष्ट्रवादी ठस्सपना देखने को मिलता है जैसा अभी भारत समेत पूरी दुनिया में दिख रहा है। खोजने पर यहीं हमें चीन के उस उद्धत व्यवहार की कुंजी मिल सकती है जिसकी धमक पिछले कुछ वर्षों से दक्षिणी चीन सागर में फिलीपींस और वियतनाम तक, उत्तरी चीन सागर में कोरिया, जापान, हांगकांग और ताइवान तक और नजदीक नजर डालें
तो भारत, थाईलैंड और म्यांमार तक सुनाई दे रही है। बड़बोलेपन या धौंस धमकी का शी चिनफिंग के शालीन मृदुभाषी व्यक्तित्व से कोई मेल नहीं है। लेकिन चीन को अमेरिका और यूरोपीय देशों की तरह लहरों पर राज करने वाला, सीमाओं पर विकराल दिखने वाला एक ताकतवर मुल्क बनाने का फौजी राष्ट्रवादी मुहावरा बतौर शासक धीरे धीरे उनकी राजनीतिक पहचान बनता गया है। इसकी शुरुआत शिंजो आबे द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध में मारे गए जापानी सैनिकों के स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पण को लेकर चीन में जापानियों के खिलाफ भड़के दंगों से हुई थी, और ये सिलसिला दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा है। इस बदलाव का एक कारण स्पष्ट है। 2008 की मंदी से दुनिया को बचाने का सबसे ज्यादा श्रेय चीन को ही जाता है। लेकिन इस मंदी ने चौथाई सदी से जारी चीन की निर्यात आधारित विकास रणनीति की कलई भी खोल दी। बाहर से ऑर्डर आने बंद हुए और विदेशी निवेशकों ने चीनी कैपिटल मार्केट से पूंजी खींचनी शुरू की, तो वहां लाइन से फैक्ट्रियां बंद होने लगी। लाखों लोग एक बार बेरोजगार हुए तो उनमें से ज्यादातर को दोबारा कोई नौकरी नसीब नहीं हुई। चीन में कम्युनिस्ट पार्टी का शासन चलने की एक बड़ी वजह यह है कि वहां कोई खाली नहीं बैठता। ये संतुलन 2008 में बिगड़ना शुरू हुआ तो फिर बिगड़ता ही जा रहा है। अभी बहुत ज्यादा बिगड़ गया है। इससे निपटने का एक बचकाना तरीका चीनी कम्युनिस्ट पार्टी ने यह सोचा कि अपने मध्य वर्ग को पूंजी बाजार में खेलने के लिए उत्साहित किया जाए। 2015 की अपनी चीन यात्रा में मैं ये देखकर हैरान था कि लोगों ने बाकायदा शेयर खरीदने के लिए बैंकों से कर्ज ले रखा था। पता चला बाजार धड़ाके से गिरना शुरू हुआ तो अच्छे खासे मिडिल क्लास लोगों के सामने सड़क पर आ जाने का खतरा पैदा हो गया। फिर 2017 में अपना दूसरा कार्यकाल शुरू होने के साथ ही शी चिनफिंग ने आत्मनिर्भरता का सुर्रा छोड़ा। कहा कि 2025 आते आते चीन हर मामले में आत्मनिर्भर हो जाएगा। इसके लिए उड्डयन क्षेत्र को रोल मॉडल बनाया गया। अमेरिकी विमान निर्माता कंपनी बोइंग और यूरोपीय कंपनी एयरबस के लिए काफी समय से सबसे बड़ा बाजार चीन ही बना हुआ है। लेकिन चीनी हुकूमत का दावा है कि 2025 से कोई बाहरी जहाज खरीदना उसके लिए जरूरी नहीं रहेगा। ये सही है कि चीनियों ने विज्ञान तकनीकी में असाधारण प्रगति की है। अपने आईआईटीएंस जैसे बल्कि उनसे बढ़कर कोई 2 लाख इंजीनियर वहां हर साल निकलते हैं और तकनीक के हर क्षेत्र में उनके चर्चे पूरी दुनिया में हैं। चीनियों के इंफ्रास्ट्रक्चर से मुकाबला हम बमुश्किल दिल्ली मुंबई में कर सकते हैं, वो भी अक्सर काफी घटकर। लेकिन अमेरिका यूरोप ने जो उपलब्धियां 250-300 वर्षों में हासिल की हैं, उनकी बराबरी करने में हड़बड़ी मचाने का कोई फायदा नहीं है। तंग शाओपिंग ने स्पेन, पुर्तगाल और आयरलैंड जैसे दोयम दर्जे के यूरोपीय देशों का स्तर पाने के लिए सन 2050 का वक्त मुकर्रर किया था। लेकिन मामले का दूसरा पक्ष ये है कि मंदी और अलगाव जैसी चीजें उनके रडार पर नहीं थी। चीनियों से बात करते हुए शी चिनफिंग के इर्द गिर्द पर्सनालिटी कल्ट जैसा कुछ बनता मुझे दिखा था। हमारी मुख्य अनुवादक जूनियर डिप्लोमेट लिन ने ल्हासा शहर में पोटाला पैलेस के सामने दिल पर हाथ रखकर कहा कि राजनेताओं के साथ निजी लगाव को वो अच्छा नहीं मानती। लेकिन शी चिनफिंग के लिए अंकल शी शब्द सहज ही उनके मुंह से निकल आता है। पिछले नेताओं का तिरस्कार भी इसी व्यवहार का हिस्सा है। यात्रा में हमारे साथ चल रहे चीनी विदेश मंत्रालय के एक अधिकारी और लिन के सीनियर सुन से अचानक मैंने पूछ लिया कि तब कॉमरेड वन चापाओ आजकल कहाँ रहते हैं। लिन ने चौंक कर कहा, मुझे नहीं पता, आप बताइए। याद रहे, शी शासन से ठीक पहले चीन के प्रधानमंत्री रहे वन चापाओ का जिक्र वहां के विनाशकारी भूकंप के दौरान ग्रैंडपा वन के रूप में आता था। राहत और बचाव कार्यों के दौरान उनकी अथक लगन की चर्चा पूरी दुनिया में हुई थी। लेकिन उनके शासन के अंतिम दिनों में अमेरिकी न्यूज एजेंसी ब्लूमबर्ग ने उनके बहनोई के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का एक मामला उजागर किया और इस बुजुर्ग नेता की छवि अचानक आकाश से पाताल में जा पहुंची। शी चिनफिंग के इर्द गिर्द व्यक्ति पूजा का आभा मंडल, आत्मनिर्भरता के नाम पर शेष विश्व से कटकर एक दबंग
ताकतवर राष्ट्र बनने का उनका दावा, हर 10 साल पर नेता बदल देने की राजनीतिक परंपरा समाप्त कर देने की उनकी संवैधानिक पहल और इसके समानांतर चीन की जीडीपी ग्रोथ रेट का लगातार नीचे आना, लोगों का बेरोजगार होना चीन के सभी पड़ोसियों के लिए भारी चिंता का विषय बना हुआ है। अभी की स्थितियों में दुनिया के ज्यादातर देशों में ताकतवर नेता का मिथक रचे जाते हम देख रहे हैं, लेकिन ऐसे नेताओं के बढ़ने की एक सीमा है। ये 1930 का दशक नहीं है। ज्यादा कूद फांद मचाने पर 1-2 चुनाव बाद लोग बाग उन्हें उनकी औकात बता देंगे। लेकिन जिस देश में आम चुनाव की व्यवस्था नहीं है, जो दुनिया की दूसरे नंबर की आर्थिक शक्ति है, जिसका फौज फाटा अमेरिका रूस जितना ताकतवर ना होने के बावजूद उधम मचाने के लिए काफी है, वहां लंबे शासन की संभावना वाले स्ट्रॉन्ग मैन का उदय कुछ भारी मुसीबतें खड़ी कर सकता है। हालांकि इस चिंता का दूसरा छोर भी कुछ कम खतरनाक नहीं है। आक्रामक राष्ट्रवाद की अफीम चटाकर लोगों का ध्यान उनकी वास्तविक समस्याओं से हटाए रखना फिर भी ठीक है, बशर्ते ये किसी और पर चढ़ दौड़ने का बहाना ना बन जाए। लेकिन लोगों के पास ऐसी कोई अफीम भी ना हो और अपनी स्थितियों से असंतुष्ट होकर वे चीन जैसे बड़े मुल्क का शिराजा ही बिखेर दें, तो क्या ये दुनिया के लिए अच्छी खबर होगी? सोवियत संघ के बिखराव से पैदा हुए खतरों से निपटने के उपाय आज तक जड़ नहीं पकड़ पाए हैं। रूस के स्ट्रॉन्ग मैन व्लादिमीर पुतिन दुनिया पर अपनी क्या छाप छोड़कर जाएंगे, कोई नहीं जानता। ये सब चीन में भी दोहराया जाए, कौन चाहेगा? बेहतर यही है कि जिस अंधे कुएं की ओर चीन की राजनीति अभी बढ़ती दिख रही है, वहां से वापस लौटे और शांति सौहार्द के रास्ते पर आगे बढ़ते हुए ये देश 21वीं सदी को एशिया की सदी बनाने के अपने चिर प्रतीक्षित स्वप्न में अपने पड़ोसियों को भी साझेदार बनाए।